हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो सबसे उत्तम प्रविधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक यानी मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु सबसे उत्तम प्रविधि कौन सी हो जाएगी? आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी खेल एवं गतिविधि प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, एक मिनट, जो एक प्रभावी शिक्षक है उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? वह उच्च जात से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। तो इसका यानी प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का हो। इससे क्या होगा? सामाजिकरण की भावना का विकास बच्चों में ज्यादा से ज्यादा होगा। इस तरीके से शिक्षक के उच्च आदर्शों को छात्र ग्रहण कर सकेंगे। इस तरीके से क्या होगा? जो शिक्षक के उच्च आदर्श हैं वो उनको छात्र क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकेंगे। तो यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी हो जाएगी? दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना, पीटना। तो प्रेरित करने की सबसे अच्छी विधि जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी प्रशंसा। तो छात्रों को प्रेरित करने की प्रमुख सही विधि हो जाएगी प्रशंसा करना। एक तो प्रशंसा करना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार प्रदान करना अगर दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर में चला जाता। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इनमें से सभी में। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है किसमें? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में। यानी राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, इनमें से सभी में, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो मूल्यांकन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बच्चा क्या सीखा, यानी मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है उसके बारे में जानना। इससे क्या पता चलता है कि अध्यापन कार्य के द्वारा बच्चा कितना अधिगम कर सका है, यानी और उसको कितना सीखने की जरूरत है। इससे मूल्यांकन के उद्देश्य से पता चलता है, यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना या फिर ग्रेड्स प्रदान करना। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 86 ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, यानी प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 जो दिया हुआ है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं किस तरीके से? निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा या छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर पूछा जाता तब क्या आ जाता? आपका श्यामपट्ट का प्रयोग करना, और दूसरा आ जाता आपका उदाहरण, और तीसरा आपका आ जाता निर्देश। अगर क्रम से लिखना हो चौथे पे जाता सक्रिय भागीदारी। अब यहां पे दिया गया है ये सभी, तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कक्षा में जब प्रभावी व्याख्यान देते समय शिक्षक होता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। तो कक्षा में जब व्याख्यान देते समय शिक्षक इस तरीके से संकेतों का प्रयोग करता है तो क्या होता है, व्याख्यान और भी प्रभावशाली होता है। इससे क्या होता है, जो व्याख्यान जो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है तो वो और भी प्रभावशाली होता है। इससे छात्रों से नेत्र संपर्क स्थापित करना तथा स्वरों का आरोह व अवरोह का बदलाव करना शिक्षक की सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो राइट आंसर आपका रिलेट करेगा बी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कौन से? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, या फिर विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो 89 का जो राइट आंसर रिलेट करेगा क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्यों में आ जाए बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। इससे क्या होता है, शिक्षा का जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन की संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इससे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को संबंधित विषय का ज्ञान कराना है तथा बालकों की मानसिक क्षमता को विकसित करना है, यानी राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठचर्या को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक क्या होता है, छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। शिक्षा का सबसे मुख्य गुण होता है कि छात्रों में अधिगम के लिए, जो छात्र हैं उनको अधिगम के लिए प्रेरित करें तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से पेश करें। इन सभी के लिए छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक एवं वांछित व्यवहार परिवर्तन करना होता है, जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो राइट आंसर आपका ये ए ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये थे आपके शिक्षण कौशल से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका मिलेगा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मनोविज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं यहां पे। एक मिनट, जी, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? जो विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो ये अवस्था ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था हो जाएगी। ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? ये किशोरावस्था हो जाएगी। यहां पे लिख दिया जाता है क्योंकि उसमें छोटा सा दिख रहा है, किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या होती, मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती। इसी को क्या कहते हैं, संघर्ष एवं तनाव का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास पूर्ण होता है, साथ में क्या होता है, मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है। और 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगर 1400 के प्लेस पे 1450 दिया हुआ तब भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर यहां पे किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। 92 नंबर दिया हुआ है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर दे दिया जाए मनोविज्ञान कैसा है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार में परिवर्तन, यानी मनोविज्ञान मानव का व्यवहार हो जाएगा और मनोविज्ञान हो जाएगा जो
बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को क्या सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट का पेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। मनोसामाजिक आ जाए तुरंत टिक लगाएंगे, एरिक्सन, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे माता माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। जो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन साहब ने दिया था, इससे जो बच्चे होते हैं माता और पिता दोनों से नैतिक नियमों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो वीडियो आप लोग को ज्यादा फास्ट नहीं दी जा रही, यहां पे सीखना क्या है तो आप लोग टिक लगा देंगे व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन तो होता है सीखना, साथ में अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। यानी राइट आंसर रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन के साथ में। तो इसमें अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व भी होते हैं, एक थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। अधिगम यानी सीखना क्या होता है, सतत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। यानी सीखना क्या, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है और अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व निहित होते हैं। पहला होता है परिपक्वता और दूसरा होता है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कितने गुणसूत्र होंगे, कौन कौन से होंगे? XX होंगे, XYY होंगे, XXX होंगे या X गुणसूत्र होंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, महिला में हो जाएंगे XX गुणसूत्र, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो 96 का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौशल सीखने की अवस्था कौन सी? अनुकरण, यानी कि नकल करके सीखना। तो जो पहला चरण होता है कौशल सीखना के यही होता है अनुकरण। अनुकरण के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने का प्रयास करता है। अगर कोई बालक होता है तो अनुकरण के द्वारा उस कार्य को करने का प्रयास करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का भी प्रयास करता है। तो 97 नंबर देख लेते हैं, आपका क्या होगा? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कोई दो व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो राइट आंसर होगा यहां पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 जो दिया हुआ ये देखते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान का 8 नंबर का क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे अनुकरण भी, प्रशंसा और निंदा भी और प्रतियोगिता। यानी राइट आंसर रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन के साथ में, यानी ये सभी यहां पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार अध्ययन रखना चाहिए? तो किसका अध्ययन रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर।
तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यानी शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो सफल शिक्षण प्रक्रिया वही होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक क्या करता है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य बहुत ही नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देख लेते हैं, यानी 10 नंबर है बाल मनोविज्ञान का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किस पे किया था ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो हो जाएगा आपका सी, कुत्ते पर किया था पावलोव ने। अब पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रक्रिया का सिद्धांत जो कुत्ते पर किया था, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या था, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है, यानी इसमें किसके बीच में, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य स्थापित होना बताया गया है। अर्थात क्या होता है, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य क्या होता है, साहचर्य स्थापित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं जीवन कौशल से रिलेटेड। मानव मूल्य के प्रकार हैं, ये बताना यहां पे मानव मूल्य के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे मानव मूल्य के जो प्रकार हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही होगा। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक आचरण होता है, दूसरा शांति होता है, तीसरा सत्य होता है, फिर स्नेह, लास्ट में अहिंसा। ये 5 मूल्य हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते थे, मूल्य कौन कौन से होंगे, मानव मूल्य, आचरण, शांति, सत्य, स्नेह और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष क्या, लालच, ईर्ष्या, द्वेष या उपर्युक्त सभी। तो पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष क्या होगा, लालच भी होगा, ईर्ष्या भी होगा, द्वेष भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, दंड किस प्रकार का प्रेरक है, नकारात्मक, सकारात्मक, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दंड एक कैसा प्रेरक है, नकारात्मक प्रेरक है। आपको सी ऑप्शन नहीं टिक लगाना है, ए ऑप्शन लगाएंगे, यानी नकारात्मक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म विहीन शिक्षा अंततः त्रिर्थक सिंह होती है, किसका कथन है, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, जॉन डीविया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कथन जो है एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी का है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। 145, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समक्ष के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और लास्ट दिया हुआ नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो 145 किससे रिलेट कर जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया समक्ष, यानी कौन सा है जो समक्ष के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ये प्रदर्शित नहीं करता, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 जो दिया हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों के लिए सही नहीं पूछा गया था, तो ये हमेशा सफल होते हैं, ये राइट नहीं है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरित होने का ये बालक को किसी प्रकार कार्य के प्रति क्या होता है, उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। यहां पे सी ऑप्शन
राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट करेगा आपका हो जाएगा ए ऑप्शन है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, एक मिनट। दिया हुआ निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? इसमें भी पूछा गया सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना क्या होता है? एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, इसको इसके लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी कि सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। ये व्यवहार का सीखना यह किसी भी प्रकार के अध्ययन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ विकसित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगा करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परामर्श का जो उद्देश्य हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। इसका परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चों की समस्याओं का परीक्षण करना, समस्याओं का पता लगाना, बच्चों में समायोजन की शक्ति का विकास करना, बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराना, भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, ये सब किसके संदर्भ में होगा? बच्चों के संदर्भ में होगा। तो परामर्श का उद्देश्य नहीं होगा, परामर्श का उद्देश्य यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो शिक्षा का जो होता है प्रत्यक्ष प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है। शिक्षकों की गतिविधियां तथा आचरण का अनुसरण छात्र करते हैं, अतः छात्रों में क्या होता है? नैतिकता के गुणों को स्थापित करने के लिए शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुणों एवं स्वच्छ आचरण को अपने व्यक्तित्व में क्या होगा? लाना होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और ये तो कुछ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। अगर आप लोग को हमारे सुपर टेट के ग्रुप से ऐड होना तो 9621819209 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग ऐड मीन सुपर टेट या एस्टेट लिख के सेंड कर सकते हैं, उस पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सभी को इसका लाभ प्रॉफिट हो सके।